कर भी बातचीत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी और यह फैसला अपने आप में बड़ा फैसला माना जा रहा है। यानी कि राज्यसभा तो जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। उनकी सुरक्षा Z+ की बरकरार रहेगी, ये फैसला लिया गया है। टाइट रहेगी नीतीश कुमार की सुरक्षा। नीतीश कुमार को इस्तीफे के बाद भी मिलेगी Z+ सुरक्षा। बिहार सरकार के गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। जल्द सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में नीतीश कुमार के भविष्य में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का भी जिक्र है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल और वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के बाद में सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया। पुलिस महानिदेशक के नाम लिखे गए पत्र में किन बातों का जिक्र है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इस पत्र में लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार को स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है। श्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं तथा निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्यागपत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार की सुरक्षा की समीक्षा के उपरांत Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है। अनुरोध है कि इन्हें राज्य सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में सुरक्षा प्रदान करने की कृपा की जाए। ये लेटर लिखा गया। गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नीतीश कुमार को स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत Z+ की सुरक्षा मिलती रहेगी, यानी कि उनकी सुरक्षा बरकरार रहेगी। ये निर्णय लिया गया है। वहीं यह कानून विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान करने का अधिकार देता है। बिहार की सियासत में जल्द ही बड़ा उलटफेर होने वाला है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। गृह विभाग के इस आदेश से यह भी साफ हो गया है कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के मुताबिक ये चर्चा भी की जा रही कि जल्द ही वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद 14 अप्रैल को माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। हालांकि जो विधान परिषद की सदस्यता उनकी थी, उस पद से वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही 18 तारीख तक बिहार को नया मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा के साथ ही बिहार की सियासत 21 साल बाद नए सीएम को लेकर चर्चों का बाजार गर्म हो गया है। हर कोई अपनी गुड़ागड़ित लगा रहा है, लेकिन सियासी शोर के बीच में खबर है कि 14 अप्रैल के बाद में बिहार में नए सीएम की ताजपोशी होगी। पहली बार बिहार को बीजेपी का सीएम मिलेगा। बिहार की सियासी गलियारों में शोर है और 18 अप्रैल तक बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। इसको लेकर कहा जा रहा है, कई तरह की अटकलें भी चल रही हैं कि 18 अप्रैल तक बिहार का सीएम कौन होगा, यह निर्णय लिया जा चुका होगा। 18 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार। मुख्यमंत्री आवास में 6 अप्रैल को जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो सकती है। 9 अप्रैल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं। 9 अप्रैल को ही दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो सकती है। इसके बाद 9 अप्रैल की शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। 10 अप्रैल नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले सकते हैं। 10 अप्रैल नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। इसके बाद 11 अप्रैल नीतीश कुमार पटना लौट सकते हैं। 12 या 13 अप्रैल पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जा सकता है जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 18 अप्रैल को बिहार में नए मुख्यमंत्री की शपथ हो सकती है। और इन सियासी हलचलों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं। गुरुवार सुबह सीएम 3 अलग अलग जगह पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पहले वो पाटलिपुत्र कॉलोनी के पार्क पहुंचे, जहां पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। फिर दीघा एम्स एलिवेटेड रोड पाटलिपुत्र का निरीक्षण किया। उसके बाद नीतीश कुमार गोला रोड में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। राज्यसभा चुनाव वोटिंग में गायब रहने वाले ढाका से राजद विधायक फैसल रहमान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और सीएम हाउस में हुई इस मुलाकात को ढाका विधायक ने औपचारिक बताया। मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया पर इसकी एक फोटो भी शेयर की, पोस्ट की है। आरजेडी के विधायक फैसल रहमान ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए क्या लिखा है,
वो भी आपको बताएंगे। फैसल रहमान दरअसल आरजेडी के बागी विधायक ढाका क्षेत्र के सरमगेड़ विकास को लेकर आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी। इन बातों का उनके द्वारा जिक्र किया गया। औपचारिक मुलाकात उनके द्वारा बताई गई और कहा गया कि हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान क्षेत्र के चौमुखी विकास हेतु सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई एवं बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन दिया तथा क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से ढाका के विकास को नई गति मिलेगी और आमजन को इसका व्यापक लाभ भी प्राप्त होगा। भारत में हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे की आशंका के स्तर पर आधारित अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है और इनमें Z+ सुरक्षा सार्वजनिक हस्तियों को उपलब्ध सबसे खास सुरक्षा मानी जाती है। X, Z, Y+Y और XI सुरक्षा की कुछ श्रेणियां हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर Z+ सुरक्षा क्या है और इसमें किन जवानों को मौका दिया जाता है, तो वो भी आपको समझाते हैं। Z+ का सुरक्षा चक्र कैसे होता है, कितने जवान इसमें शामिल होते हैं। तो कुल सुरक्षाकर्मी की अगर बात की जाए तो करीब 55 जवान इसमें होते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी मुख्यतः NSG और CRPF होती है। कवरेज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज को यह सिक्योरिटी मिलती है। बड़े राजनीतिक नेता जिन्हें हाईएस्ट रिस्क माना जाता है, PSO 10 से 12 होते हैं। कॉन्वॉय की बात करें तो बड़ा काफिला होती हैं, कई गाड़ियां उसमें होती हैं, एस्कॉर्ट करती हैं, जो बुलेट प्रूफ और पायलट वाहन भी इसमें शामिल होता है। और लेवल की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा और सबसे कड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। तैनाती की बात की जाए तो 24 घंटे हर जगह तैनाती की जा सकती है। खर्च की बात की जाए तो 25 से 30 लाख से ज्यादा प्रति माह का खर्च आता है सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा में। और Z+ सुरक्षा किसी भी एक बल द्वारा नहीं संभाली जाती है, बल्कि इसमें अलग अलग तरह की इकाइयां शामिल होती हैं। इस सुरक्षा के केंद्र में करीब 10 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांड होते हैं, जिन्हें आतंकवाद विरोधी, निकट युद्ध और निहत्थे रक्षा में ट्रेनिंग दी जाती है। वो किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए एडवांस हथियार और संचार प्रणालियों से लैस होते हैं। Z+ सुरक्षा उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्हें अपनी जान का खतरा होता है। इनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। साथ ही अगर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल उच्च जोखिम वाले खतरों का सामना कर रहे हैं तो उन्हें भी ये सिक्योरिटी दी जाती है। और इसी के साथ में बड़े उद्योगपति या फिर व्यवसायी जिन्हें अपने कद या फिर विवादों की वजह से सुरक्षा का खतरा हो सकता है, साथ ही संवेदनशील मामलों से निपटने वाले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी ये सिक्योरिटी मिलती है। XYZ Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। साल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में इसका गठन किया गया था, जिसके बाद कई जो देश में VIP हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी। पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद और VIP शख्सियत की उनके जान के खतरे को देखते हुए एक स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया था और उसी के बाद से देश में जितने भी VIP हैं, अगर उन्हें जान का खतरा होता है, किसी के द्वारा धमकी दी जाती है, तो उनकी सुरक्षा में ये कमांडो लगाए जाती हैं। बात अगली स्टोरी की करते हैं। हवा में यात्रा करना महंगा हो गया है क्योंकि